प्रिय छात्रों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ बहुपदों का गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, शेषफल प्रमेय पढ़ी थी। गुण बहुपदों का जो गुणनखंडन होता है वो अभी बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम के ही जैसा होता है। हमने लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि किसी दी गई संख्या के गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते थे। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 6 के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं और 6 भी होता है। गुणनखंड का मतलब है, जैसे अगर हम 1 से 6 को भाग करेंगे तो पूरा का पूरा भाग होगा, 6 बार जाएगा, शेषफल 0 आएगा। 2 से भाग करेंगे 6 को, 3 बार जाएगा, शेषफल दोबारा 0 होगा। सिमिलरली 3 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 होगा, और 6 से 6 को भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 होगा। इसका मतलब 1, 2, 3 और 6 जो है वो 6 के गुणनखंड है। इसी प्रकार से जब हम एक बहुपद की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल है, बहुपद है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर इस बहुपद को हम एक और दूसरे बहुपद से भाग कर रहे हैं, पोलिनोमियल से भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया था कि अगर जिस बहुपद से हम भाग कर रहे हैं उसका शून्यक निकालते थे हम, तो x प्लस 1 का शून्य का हमारे पास कितना आया? x माइनस 1। x माइनस 1 को x इक्वल टू माइनस 1 को इस px में रखने पर हमारे पास क्या था? -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हल करके हमारे पास कितना आया? 0 आया। तो उस स्थिति में शेषफल प्रमेय में हम देखते थे रिमाइंडर थ्योरम में कि रिमाइंडर जो था, शेषफल जो था वो 0 आता था। अगर यहां पर भी शेषफल, जैसे इस केस में जब 2 से भाग किया 6 को तो शेषफल 0 आया, तो यहां पर भी हमने gx से भाग किया px को तो शेषफल क्या आया? 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x प्लस 1 है, जो gx हमारे पास था, वो px का एक गुणनखंड है। तो किसी भी बहुपद के लिए, कैसा भी बहुपद हो हमारे पास px इस प्रकार का, तो x प्लस 1 इंटू gx के वो बराबर होगा। अब गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम, यदि px इज अ पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n ग्रेटर देन 1, अगर मान लो हमारे पास कोई बहुपद px है, जैसे इस उदाहरण में हमारे पास बहुपद px था, और इसकी जो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पर 3 है। 1 या 1 से अधिक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 है, और ये कोई रियल नंबर है। इफ a इज एनी रियल नंबर, अगर ये कोई वास्तविक संख्या है, तो देखिए ये जो a है यहाँ पर, एनी रियल नंबर, इस केस में यहाँ पर जो a है वो -1 है। जब हमने gx का -1 है, जब हमने gx का यहाँ पर शून्यक निकाला था, तो x माइनस a px का एक फैक्टर होता है यदि pa 0 हो। तो देखिए इस केस में x माइनस 1 जो था, x की वैल्यू जब -1 रखी तो हमारे पास px क्या हो गया? पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यहां पर जब x की वैल्यू -1 यहां पर रखी तो px 0 हुआ, तो pa 0 हो गया। तो x माइनस a px का एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, यदि pa 0 हो। और अगर pa 0 है तो वह दिए गए बहुपद का गुणनखंड होता है। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू -1 रखी थी, तो इस वैल्यू को बहुपद में रखने पर, वेरिएबल की वैल्यू -1 रखने पर हमारे पास बहुपद कितना आ गया? 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो pa अगर 0 के बराबर होता है, ये केवल तभी होता है यदि x माइनस a px का एक फैक्टर हो। मतलब दिया गया बहुपद का शेषफल
तब 0 होगा अगर दिए गए बहुपद को किसी बहुपद से हम भाग कर रहे हैं और शेषफल 0 आ रहा है, तो जिस बहुपद से हम भाग कर रहे हैं वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड होता है। तो ये है हमारे पास एक फैक्टर थ्योरम। आइए इसको हम एक प्रश्न द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। जैसे हम प्रश्न बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 के पहले भाग की हमारे पास है बहुपद दिया है कि लेट हमारे पास दिया है कि px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1 कि क्या x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो therefore root of x+1, that is x+1 is equal to 0 or x is equal to -1। px में रखने पर तो p-1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस कैंसल इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज, ये हमें क्या इंगित करता है कि x+1 px, that is px, that is x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, कि x+1 is the factor of given polynomial px। तो एक्सरसाइज 2.4 का प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग बिल्कुल ऐसे ही होंगे। अगर x इज इक्वल टू -1 रखने पर px की वैल्यू 0 होती है तो x+1 दिए गए बहुपदों का फैक्टर होगा। अगर ये 0 नहीं होती है तो फैक्टर नहीं होगा। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पर भी यही पूछा गया है कि गुणनखंड है या नहीं है। तो वहां पर हमारे पास दिया है px दिया है, gx दिया है। तो gx का वहां पर शून्य ज्ञात कीजिए और जो शून्य ज्ञात करने पर जो वैल्यू आएगी उसको px में रख दीजिए। अगर वैल्यू 0 होती है px की तो वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं होती है तो फैक्टर नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 वहां पर दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में x-1 एक गुणनखंड है। तो जो गुणनखंड है इसका मतलब x की वैल्यू x+-1 का हमने शून्य निकाल के वैल्यू निकालनी है, दैट इज x इक्वल टू 1। वहां से हम k की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है कि 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसका हमने फैक्टर ज्ञात करने हैं कि
इस प्रकार के पोलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। इस प्रकार के पोलिनोमियल में देखिए जो -7x है ये इसका मध्यापद है, ये इसका मिडल टर्म है, ये इस बहुपद की मिडल टर्म है, मध्यापद है। हम क्या करेंगे, इस मध्यापद को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि ये दिए गए गुणनखंड का हम, ताकि हम दिए गए बहुपद के हम गुणनखंड बना सके। तो देखिए जो यहां पर ये जो 12 है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये a है। ये जो -7 है जो x का कोफिशिएंट है, इसको मानेंगे ये b है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये, इसको हम c मानेंगे। ये हमारा रफ वर्क है। देखिए जब भी हम इस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड बनाते हैं तो here a इज इक्वल टू 12, ये रफ वर्क है हमारा, v इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 1। यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए कि a और c को गुणा करने पर वो क्या मिलेगा हमें, 12 गुणा 1 बराबर है 12। गुणा करने पर 12 आए और जो b हमारे पास -7 है, और इन्हीं दो टर्म, क्योंकि b हमारे पास -7 है तो a और c को जोड़ने पर माइनस के 7 आए। हम दो अंक ऐसे ढूंढेंगे जिनको गुणा करने पर 12 है और जोड़ने पर 7 आए। हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। देखिए अब हम सबसे पहले हम ऐसी दो संख्या देखेंगे जिनको गुणा करने पर 12 आता है। अब जैसे 12 गुणा 1 तो 12 कम 12, लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ दे हमारे पास आना चाहिए -7। तो जोड़ने पर देखिए 12 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 12 और 1 कितने होंगे, 13 होंगे, लेकिन हमारे पास कितने आना चाहिए थे, -7। अब एक संख्या हमारे पास, अगर हम 6 और 2 को गुणा कर दें तो 6 दुए 12, लेकिन अगर 6 और 2 को अगर हम जोड़ दें, 6 और 2 को जोड़ें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसलिए ये भी हमारे पास तर्कसंगत नहीं है, ये भी हमारे पास ये युग्म जो वैलिड नहीं है। फिर हमारे पास एक संख्या आती है 3 चौके 12, 3 × 4, जमा के 12 आने चाहिए, लेकिन माइनस के हमारे पास कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। अगर हम देखिए हमने पढ़ा है कि दोनों माइनस के हों तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन इट्स इक्वल टू 12। तो -3 × -4, तो -3 और -4 को जब हम जोड़ेंगे तो -7 आया। ये किसके बराबर है, ये हमारे पास यहां देखिए b के बराबर है। तो इसलिए दैट इज जो हमारे पास पोलिनोमियल था 12x² -7x + 1, इसको हम लिख सकते थे 12x²। जो मिडिल टर्म है इसको हमने तोड़ दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3x -4x + 1। अब देखिए -3x -4x अगेन -7x, बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास बना, इसको हम अब इसके अलग अलग जोड़े बनाएंगे, -12x -3x माइनस, देखिए अगर यहां पर देखिए माइनस है तो अगला जो हम युग्म बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, उसमें भी यहां माइनस होना चाहिए। तो माइनस हमने यहां पर कॉमन लिया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो यहां भी क्या होगा, माइनस होगा और 1। तो ये हमारे पास
दो युग्म बन गए। यहां पर 12x² है, यहां पर -3x है। 3x हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं। 3x हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचे 4x, क्योंकि 3x हमने कॉमन लिया है, -1। यहां पर कुछ कॉमन है, यहां पर वही हमारे पास संख्या रहेगी 4x -1। देखिए 4x माइनस यहां पर भी है और 4x माइनस यहां पर भी है, तो 4x बराबर है 4x -1 हमने कॉमन लिया और हमारे पास अंदर क्या बचा 3x। यहां कुछ नहीं होता, वहां पर कितना होता है 1 होता है, तो 3x -1। इसलिए इससे आगे इसका हल नहीं है, तो इसलिए 12x² -7x + 1 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 4x -1, 3x -1। तो क्वेश्चन नंबर 4 सारा का सारा ऐसे ही हल होगा। धन्यवाद।